आज की क्लास में हम घातांक के नियम से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न सरल करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करने से पहले करनी के बारे में देखते हैं कि करनी क्या होती है। जैसे घात है और घात का रिवर्स है, उसे हम करनी कहते हैं। अर्थात आपने देखा x की घात 5 है, तो ये x की घात है। इसी प्रकार से अगर मैं ऐसे लिखूं x और यहाँ पे 5, इसका मतलब है ये x की करनी 5 है। तो घात और करनी में क्या आपस में रिलेशन होता है? तो घात बराबर होता है 1/करनी और करनी बराबर होता है 1/घात। उदाहरण के लिए जैसे मैं लिखता हूं x की घात 5 बराबर 100 है और आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा ये 100। अब ये जो घात है ये उस साइड जब जाएगी तो करनी का रूप ले लेगी, क्योंकि घात जब पक्षांतरण होती है तो वो करनी बन जाती है और जब करनी पक्षांतरण होती है तो वो घात बन जाती है। कैसे समझते हैं? देखो, इस 5 का आपको पक्षांतरण करना है, क्योंकि आपको x की घात 5 से x का मान ज्ञात करना है, तो इस 5 का पक्षांतरण करेंगे। अब ये 5 है घात के रूप में, तो जब घात उस साइड जाएगी तो ये करनी बन जाएगी, तो ये 100 और 100 की करनी बन जाएगी कितनी? 5। तो ये हो जाएगा ऐसे। दूसरे रूप में मैं इसको लिखूं तो ये x बराबर ये जो 100 था वो ऐसा का ऐसा। अब ये 5 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये पक्षांतरण इस प्रकार से होता है, ये 1/घात के रूप में चला जाता है, तो 5 जाएगा 100 की घात 1/5 के रूप में। ठीक, तो आपने देखा कि करनी 5 को आप 1/5 घात भी लिख सकते हैं, अर्थात करनी बराबर 1/घात आप लिख सकते हैं। तो ये करनी है 5 और यहाँ पे घात है 1/5, तो करनी बराबर हो गई 1/घात। ऐसे ही आप जब क्यूब रूट 27 ये ज्ञात करना चाहते हैं और मान लीजिए बराबर में है x, अब आप करनी को उस साइड भेजना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? या तो इसका पक्षांतरण करेंगे या आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, इसका क्यूब कर दें। तो क्यूब रूट का क्यूब करते हैं तो ये आ गया 27 बराबर ये आ गया x का क्यूब। अर्थात यहाँ पे जो करनी थी वो उस साइड जब गई तो घात के रूप में बदल गई, अर्थात पक्षांतरण करते हैं तो इस साइड चली जाती है। तो आपने देख लिया कि जब घात का पक्षांतरण किया तब वो करनी बन गई और जब करनी का पक्षांतरण किया तब वो घात बन गई। ठीक, तो दोनों में आपस में रिवर्स संबंध होता है। और डिटेल से अगर आपको जानकारी चाहिए तो रीट वाले प्लेलिस्ट में जाके वहां पे घातांक एवं करनी बहुत ही डीप से मैंने पढ़ाया है, वहां से आप पढ़ लीजिए। ज्यादा टाइम आपका खराब न करते हुए ये चीजें आपको बता रहा हूं। अब घातों के पक्षांतरण सीखते हैं हम, उसके बाद में ये क्वेश्चन 1 बाय 1 देख लेंगे। घात का पक्षांतरण कैसे किया जाता है? तो हेडिंग लिखें घात का पक्षांतरण। जैसे लिखा हुआ है x² बराबर 4, तो आपको x का मान ज्ञात करना है कि x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 घात है, तो जब आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये करनी के रूप में चला जाएगा, तो ये 4 की घात 1/2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि घात 2 है तो करनी बराबर 1/घात अर्थात 1/2 हो जाएगा। दूसरा x की क्यूब बराबर मान लो 27 लिखा हुआ है, आपको x का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 27 की घात, ये 3 इधर पक्षांतरण होगा तो 1/3। तो घात का पक्षांतरण करते हैं तो वो 1/घात के रूप में आ जाती है। तो आप नोट लिख लीजिए, नोट घात का पक्षांतरण करने पर वह 1/घात के रूप में आ जाती है, अर्थात वह करनी बन जाती है। बहुत आसान है, नॉर्मल सा है, सबको समझ में आ गया होगा शायद। अब आते हैं अपन अपने सवालों पे।
बाकी और हम जैसे जैसे सवाल सोल्व करेंगे आपको और बता दिया जाएगा। पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1 है x की घात a गुणा x की घात b गुणा x की घात c गुणा x की घात d बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे a b c d ये तो है घातें और x जो है वो है आधार। तो आधार है और इनकी अलग अलग घातें हैं। तो मैंने पहला नियम आपको बताया था कि आधार समान हो और दो संख्याएं आपस में गुणा हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। तो पहले सवाल में आधार समान होने के कारण आधार ऐसा का ऐसा और इन सब की घातें जुड़ जाएगी। मैंने 2 तक आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणा हो तो a प्लस बी हो जाता है। अब 2 से अधिक संख्या है तो वो भी सारी जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा x की घात a प्लस b प्लस c प्लस d। उत्तर, पहले सवाल का उत्तर आ चुका है। यहाँ पे अगर 3 पद होते तो x की घात a प्लस b प्लस c हो जाता। अब देखते हैं दूसरा सवाल, x की घात -3 बराबर क्या होता है, इसको समझते हैं। माइनस की घात का पक्षांतरण किस रूप में किया जाता है ये समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखना, जैसे दशमलव संख्याओं में आपको बताया था 10 की घात -1 का मतलब होता है 1/10। आप सब जानते हैं, साइंस में आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है उसमें ये 10 की माइनस घात वगैरह आती है। वैसे ही लिखें 10 की घात -2 को तो ये हो जाएगा 1/10 की घात 2। 10 की घात -3 को लिख सकते हैं 1/10 की घात 3। 10 की घात 4 को लिख सकते हैं -4 को 1/10 की घात 4। और ये तरीका मैंने आपको बताया है कि जब अंश से हर में लाते हैं तो घात का चिन्ह चेंज होता है। माइनस है नीचे आया तो प्लस का हो गया, माइनस है नीचे आया तो प्लस का हो गया, माइनस है नीचे आया तो प्लस का हो गया, माइनस है नीचे आया तो प्लस का हो गया। ये तो आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, तो ये तो कोई नई चीज नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे अपने सवाल में लिखा हुआ है x की घात -3, ये जब इधर पक्षांतरण होगा तो क्या आएगा, x की घात -3। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x की घात -3 बराबर, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/x की घात कितना 3। कौन से ऑप्शन में है x की घात -3 बराबर 1/x की घात 3। तो ये है ऑप्शन ए में 1/x की घात 3। तो आपको पता है जब घात माइनस में हो तो जब उसको नीचे लेके आते हैं तो प्लस की हो जाती है, और जब प्लस की हो और उसको नीचे लेके आते हैं तो माइनस की हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं, यदि x की घात a बराबर y की घात b, x की घात a बराबर y की घात b, तो आपको पूछा है x का मान क्या होगा। अर्थात आपको इस x को अकेला करना है, y की तरफ पक्षांतरण कर देना इसकी घात का। तो x बराबर हो जाएगा y की घात b है, और जब घात का पक्षांतरण करते हैं तो वो 1/घात के रूप में चली जाती है। तो पक्षांतरण होके हो जाएगा 1/a। जो y की घात b थी उसकी घात हो जाएगी 1/a। अब आप जानते हैं कि जब घात की घात हो और कोष्टक का चिन्ह लगा हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो ये b गुणा होगी 1/a से, तो b 1 से गुणा होगी तो b और बट्टे में a, तो आ जाएगा b और बट्टे a। उत्तर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो आप लिखेंगे y की घात b और बट्टे a। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, यदि x की घात 4 बराबर y की घात 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। लिखा हुआ है x की घात 4 बराबर y की घात 3, तो x का मान क्या होगा। इस बार भी आपको पक्षांतरण करना है, तो x बराबर हो जाएगा y की घात 3 की घात, ये 4 पक्षांतरण होके इधर आएगा तो 1/4 होगा, 1/4 होगा तो y की घात, अब 3 और की घात 1/4, तो घात की घात है तो घातें गुणा हो जाएगी, 3 गुणा होगा 1/4 से, तो अंश अंश से गुणा होता है और बट्टे हर से गुणा होता है। इसके हर में कुछ नहीं था तो 1 मान सकते हैं, तो ये हो गया 3/4। तो इसका उत्तर आ जाएगा y की घात 3/4। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। √x, उसके बाद में लिखा हुआ है x की करनी 3, उसके बाद में लिखा हुआ है x की करनी 4, उसके बाद में लिखा हुआ है x की करनी 5 को घात के रूप में लिखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं कि करनी को घात के रूप में कैसे लिखा जाता है।
आप सब जानते हैं कि जो मकान बनाता है उसके पास में भी एक करनी होती है इस टाइप की, और उस करनी में वो यहाँ पे जो मटेरियल रखता है उसको आप माल कहते हैं, और अपने पास में जो करनी होती है वो भी ऐसी ही कुछ होती है, और यहाँ पे जो आप संख्या लिखते हैं उसको हम मान कहते हैं। दोनों में सिमिलरिटी है। जो मकान चिनाई के काम में करनी आती है उसमें यहाँ पे माल रखा जाता है, और आप वाली करनी में यहाँ पे मान रखा जाता है। तो यहाँ जो संख्या लिखी रहती है, छोटी संख्या लिखी रहती है, वो उस करनी का मान होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और उसके यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है 3, इसका मतलब ये करनी है, करनी 3 है। तो आप जानते हैं कि घात ज्ञात करनी हो तो घात बराबर 1/, करनी होता है। अब यहाँ पे इसकी 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1/, करनी, करनी कितनी है 3, तो ये हो जाएगी 5 की घात 1/3। ठीक है। अब किसी भी संख्या के केवल ये करनी का चिन्ह लगाया हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, केवल जैसे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा, तो यहाँ पे करनी कितनी मानी जाती है, 2 मानी जाती है। ध्यान रखिए, करनी हमेशा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखी होने पर 2 मानी जाएगी, और 2 मानी जाएगी तो आप इसको लिख सकते हैं 9 की घात 1/, करनी, करनी कितनी 2। अब आप वैसे भी जानते हैं 9 की घात 1/2 का मतलब होता है √9, और इसका मान आ जाएगा 3। तो आप किसी भी संख्या के रूट को, जैसे रूट अक्ष लिखा हुआ है तो आप इसको अक्ष की घात 1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे करनी का मान कितना होता है 2, कुछ भी नहीं लिखा होने पर करनी का मान 2 होता है, और वो हो जाएगा अक्ष की घात 1/, करनी, घात बराबर 1/, करनी, तो 1/, करनी, करनी कितना 2। आगे से ध्यान रखना, अगर करनी कुछ भी नहीं है इसका मतलब करनी 2 है, और घात हो जाएगी 1/2। अब आते हैं अपने सवाल पे। यहाँ पे लिखा हुआ है अक्ष की करनी, या आप कहें इसको रूट अक्ष, तो इसका मान तो हो जाएगा अक्ष की घात 1/2। यहाँ पे हो जाएगा अक्ष की घात 1/, करनी, करनी कितनी 3, और इसका मान हो जाएगा अक्ष की घात 1/, करनी कितनी 4, इसका मान हो जाएगा अक्ष की घात 1/, करनी कितनी 5। तो ये लो, ये करनी के रूप में था, इसको आपने घात के रूप में लिख दिया, तो बहुत आसान है। अगला सवाल देखते हैं। जब रूट 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 इस प्रकार से लगा हुआ हो और फिर यहाँ पे कुछ करणियां दे रखी हो, तो इसको कैसे सरल किया जाता है। तो हम इसको अंदर से सरल करना शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है अक्ष, और अक्ष के लगाया हुआ है ये रूट का चिन्ह, तो अक्ष को रूट है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप जब इसकी घात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अक्ष की घात 1/2। ठीक, ये तो अपन ने इसको सरल किया है। ये तो हो गया, इतना तो हो गया अक्ष की घात 1/2। फिर इसकी करनी कितनी है 3, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये सारा सवाल कि 4, और फिर करनी 3, और फिर लिखा हुआ है x, और x के रूट का मान हो गया 1/2। आप यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं x की घात 1/2। अब ये जो x की घात 1/2 है, इसकी करनी है 3, तो इसको जब घात के रूप में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/, करनी कितनी 3, ये लो, इस इतने का मान आ गया है ये वाला। जब घात की घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है, और ये हो जाएगा x की घात, अंश अंश गुणा होगा 1/, हर से गुणा होगा 2 3 6, x की घात 1/6। इस इतने की जगह आप लिख सकते हैं x की घात 1/6, तो ये करनी 4, x की घात 1/6। अब वापिस आप देखेंगे ये x की घात 1/6 है, करनी 4 है, तो घात लिखेंगे 1/, ये करनी 4, तो ये हो गया 1/4। घात की घात है तो घातें आपस में गुणा होगी, और ये हो जाएगा x की घात 1/6 गुणा 4 24। इसका मान आ गया x की घात 1/24, इसका x की घात 1/24। एक दो सवाल और देखते हैं। आप लिखेंगे ये करनी 5, उसके अंदर फिर से करनी 4, उसके अंदर फिर से करनी 3, और फिर यहाँ पे लिखेंगे आप y,
को घात के रूप में लिखें, को घात के रूप में लिखें। तो सबसे पहले हम अंदर से सवाल को सोल्व करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे y है, लेकिन इस बार करनी कितनी है, 3। आप इसको लिख सकते हैं y की घात 1 बट्टे ये करनी 3। फिर ये बाकी जो बचा हुआ है इसको आप ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब हम इसको सरल करते हैं, तो y की घात 1 बट्टे 3 है, इसकी करनी 4 है, तो इतने को जब सरल करेंगे तो घात हो जाएगी 1 बट्टे 4, और बाकी ये जो चिन्ह है वो वापिस लगा देंगे। अब इसको अगर सरल करें तो y की घात 1 बट्टे 3 और कोष्टक लगा के घात 1 बट्टे 4, तो ये गुणा होगा 1 बट्टे 3 गुणा 4 12। इसकी जगह आप लिख सकते हैं y की घात 1 बट्टे 12 और ये 5 करनी। जब इसको सरल करेंगे तो y की घात 1 बट्टे 12 की घात 1 बट्टे और ये करनी कितनी 5, और ये हो जाएगा y की घात 1 गुणा 1 बट्टे 12 गुणा 5 12 पंजे 60, तो y की घात 1 बट्टे 60। बिल्कुल आसान है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। एक उदाहरण और देख लीजिए। करनी 7, फिर करनी लिखा 6, फिर करनी लिखा 3, फिर करनी कुछ भी नहीं लिख रखा और लिखा हुआ है 5। इसको घात के रूप में दर्शाना है, को घात के रूप में लिखें। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप इसको सोल्व कीजिए। शायद सोल्व कर लिया होगा, नहीं सोल्व किया तो देखना। सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं, तो यहाँ पे करनी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2 करनी है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 1 बट्टे 2। अब हम बार बार स्टेप नहीं लिखेंगे, स्टेप कम करेंगे और सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में है करनी 3, तो ये हो जाएगी घात 1 बट्टे 3। उसके बाद में करनी है 6, तो घात हो जाएगी 1 बट्टे 6। उसके बाद में करनी है 7, तो घात हो जाएगी 1 बट्टे 7। अब घात की घात है तो ये सारी घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो 5 की घात अंश सब में 1 है, तो 1 बट्टे हर को गुणा करते हैं, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 6 36, 36 को 7 से गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 की घात 1 बट्टे 36 को 7 से गुणा किया 6 संतु 42 का 2 असल की 4 और 7 के 21 और 4 हो गए 25, 252। तो 5 की घात 1 बट्टे 252 उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, सोल्व कर लिया। अगला सवाल है 7वां। यहाँ पे लिखा हुआ है x अक्ष की करनी a और पूरे की घात b। तो सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं। जब करनी भी दी गई हो और घात भी दी गई हो तो इसको सरल ऐसे किया जाता है कि पहले आप करनी को सरल कर लें, उसके बाद में उसकी दी गई घात को कोष्टक के ऊपर लिख दें। तो इस कोष्टक के अंदर वाले को सरल करते हैं, तो ये है x, करनी है a, तो इसका मतलब घात हो जाएगी 1 बट्टा a और पूरे की घात दे रखी है b। जब घात की घात हो तो घातें गुणा होती है, और ये गुणा होके हो जाएगा x की घात a गुणा 1 गुणा b हो जाएगा b और बट्टे में a, तो ये आ गया x की घात b बट्टे a। बहुत ही आसान था, नॉर्मल सवाल था। अगला देखते हैं 8वां सवाल। 8वें सवाल को समझने से पहले आपको मैं कुछ नियम बताता हूं, और उसके बाद में ऐसे सवाल आप देखते ही जस्ट 1 सेकंड में आप उत्तर दे देंगे। चलो ऊपर वालों को मिटा देते हैं, हम जगह खाली कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई सीरीज लिखी हुई है जिसमें रूट के अंदर रूट लगाया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 5, उसके बाद में फिर से रूट लगाया हुआ है और लिखा हुआ है 5, फिर रूट लगा के लिखा है 5 और फिर रूट लगा के लिखा है 5, और ये अनंत पदों तक है, अनंत पदों तक है। इसको सरल करने का क्या तरीका रहता है? तो अगर कोई सीरीज अनंत तक है, आप इसको एक बार के लिए इस पूरे को अक्ष मान लो। आप ये मान लो कि इसका उत्तर क्या आएगा, अक्ष आएगा। ये अनंत पदों तक है, रूट 5 ऐसे अनंत बार आएगा। आप एक बार के लिए इसको अक्ष मान लीजिए, ठीक है।
अगर मैं इस एक में से, पूरी श्रृंखला में से इस एक पद को बाहर भी निकाल लूं तो भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। भाई मैं क्या करता हूं, इस पूरे पद में से एक √5 को बाहर निकाल लेता हूं, ऐसे √5, और ये जो बच गया इसके कोष्टक लगा के वही वापिस √5, √5, √5, और ये कितनी बार था? अनंत बार था। अनंत में से 1 रुपया निकाल भी लिया तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भी ये कितना है? अनंत है। अब आप जानते हैं कि जब ये अनंत तक सीरीज थी, आप इसको अक्ष लिख सकते हैं, और ये पूरे के बराबर आपने अक्ष पहले से मान रखा है। अब इसके बराबर भी आप क्या लिख सकते हैं? अक्ष लिख सकते हैं। भाई जैसे किसी व्यक्ति के पास में अनंत रुपए हो और उसमें से 1 रुपया निकाल भी लिया जाए और फिर आपको पूछे कि अब कितना बचा, तो आप कहेंगे अनंत बचा, क्योंकि अनंत में से 1 निकाल भी लोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसकी जगह भी आप वापिस क्या लिख सकते हैं? अक्ष लिख सकते हैं। तो ये √5 बाहर पड़ा रहेगा और इतने की जगह आप लिख सकते हैं एक्स। ये लो जी, बराबर में क्या है? एक्स है। अब इसका रूट हटाने के लिए मैं वर्ग कर देता हूं। तो वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग किया इसका रूट हट जाएगा। भाई ये जो √5 एक्स है इसका स्क्वायर किया और बराबर के चिन्ह के इधर एक्स है उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वर्ग करते हैं तो बराबर के चिन्ह के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ वर्ग आपको करना होता है। अब यहां से स्क्वायर से ये रूट हट गया और बच गया 5x बराबर, इधर है x स्क्वायर। अब आप x का पक्षांतरण इधर करते हैं तो ये 5 से गुणा हो रखा है, इधर आके भाग लगेगा, तो ये 5 बराबर x स्क्वायर बट्टे x। अब आप जानते हैं x स्क्वायर का मतलब x गुणा x, तो एक x तो कट जाएगा और बचेगा x, तो x बराबर बच गया कितना? 5। अब आपने इसको क्या माना था? x। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया, क्योंकि आपने इसको x माना और x का मान क्या आया? 5। अब यहाँ पे जो 5 था वही देखो आपके पास में उत्तर आ गया। अगर यहाँ पे 6 लिखा रहता तो जब आप इसको सोल्व करते तो यहाँ पे √6 लिखते, आप √6 को x मानते और यहाँ पे जो 5 था उसकी जगह 6 बचता, यहाँ 6 बचता और यहाँ पे 6 बचता, अर्थात x का मान 6 आ जाता। तो यहाँ जो भी संख्या लिखेंगे वही आपके लिए उत्तर होगा। तो आज के बाद में ध्यान रखना, जब रूट के अंदर रूट के अंदर रूट अनंत सीरीज तक ऐसा कुछ लिखा हो और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं हो, प्लस या माइनस का कुछ भी चिन्ह नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो संख्या लिखी रहती है वही आपका उत्तर होता है। तो नोट करके लिख लीजिए, नोट। नोट √x, फिर √x, उसके बाद में √x, √x, √x डॉट 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 अनंत पदों तक हो तो इसका मान x आता है। अगला एक उदाहरण लिखेंगे। रूट के अंदर लिखा 7, फिर रूट के अंदर 7 लिखा, फिर रूट के अंदर 7 लिखा, फिर रूट के अंदर 7 लिखा, और ये अनंत पदों तक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आज के बाद में कहीं पर भी ऐसा सवाल मिल जाए आप देखते ही तुरंत उत्तर दे देंगे, पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना ध्यान रखना कि ये अनंत तक होना चाहिए। तो जैसे ही आपने नजर यहाँ पे रखी और आपको पता चल गया कि यही उत्तर है, इसका मतलब 7 उत्तर है, तो जस्ट 1 सेकंड का समय आपको लगने वाला है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? x। अब यहां पे देखना, ये 2 पदों तक है और ये 3 पदों तक है, तो अगर अनंत पदों तक ना हो तो ऐसी कंडीशन में हम सवाल को कैसे सोल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मैं खूब सारे सवाल यहां लिख देता हूं, 1 बाय 1 आपको सोल्व करके बताता हूं, और इनमें भी बिल्कुल समय कम लगता है, 2 से 3 सेकंड के समय में आप इनको भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूं x और इसका रूट, तो x का रूट का मतलब हो गया √x, और यहाँ पे करनी कितनी है? 2, तो आप इसको घात के रूप में लिखेंगे तो x की घात 1/2 लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर किसी
संख्या के यहाँ कुछ भी करनी के रूप में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब करनी कितनी मानते हैं, 2 मानते हैं। और करनी अगर 2 है, करनी अगर 2 है तो घात बराबर हो जाएगा 1 बटे करनी, और ये हो जाएगा 1 बटे करनी। करनी का मान कितना, 2, तो घात हो जाएगी 1 बटे 2। तो अगर किसी संख्या के रूट लगाया हुआ है, इसका मतलब वो उस संख्या की 1 बटे 2 घात है। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब मैं आपको बताऊं इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर एक पद है तो आप ये अक्स यहां लिखेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 2 की घातें हैं उनको याद कर लेना है। जैसे 2 की घात 1 होता है 2, 2 की घात 2 होता है 4, 2 का क्यूब होता है 8, 2 की घात 4 होता है 16, 2 की घात 5 होता है 32, 2 की घात 6 होता है 64, 2 की घात 7 होता है 128, 2 की घात 8 होता है 256, 2 की घात 9 होता है 512, 2 की घात 10 होता है 1024, 2 की घात 11 होता है 2048, 2 की घात 12 होता है 4096। यहां तक कम से कम आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक पद है, मतलब ये जो रूट है वो केवल एक बार आया है। आप भी क्या करेंगे, 2 की घात 1 करेंगे। 2 की घात 1 कितना होता है, 2, तो करनी जो है वो तो यहाँ पे आ जाएगी 2, मतलब ये हो जाएगा नीचे बट्टे में 2, और ऊपर जो है वो उससे 1 कम आता है हमेशा, तो 2 से 1 कम होता है 2। अब अगर मैं दूसरा सवाल लिखूं ऐसे x फिर इसके अंदर x, तो आप लिखेंगे ये जो x है इसको ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे 1 और 2 रूट है, 2 रूट होने के कारण से 2 की घात 2 करेंगे, कितना आएगा 4, वो 4 तो आएगा बट्टे में, और ऊपर जस्ट 1 कम आता है 3। ये आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं, इसको एक बेसिक से सोल्व करके भी एक सवाल को बता दूंगा। अब देखो और सोल्व करते हैं। अगर ये 3 बार हो x फिर रूट x, उसके बाद में फिर से रूट x, 3 बार है, आप इस x को तो यहाँ का यहाँ लिखेंगे। अब 1 2 3, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, आप बट्टे में लिखेंगे 8, ऊपर इससे 1 कम लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। आप अगर 4 बार है तो x x फिर से x और फिर से रूट x, तो आप लिखेंगे x। अब 2 की घात 4 कितना होता है 16, तो यहाँ पे आएगा 16, ऊपर 1 कम आएगा 15। अगर मान लीजिए ये 5 बार है, ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 बार, तो आप लिखेंगे x की घात। अब देखो 2 की घात 5 कितना होता है 32, ऊपर आएगा 1 कम 31। ऐसे ही अगर ये 10 बार है, लिख दिया जाए कि 10 बार है, तो ये हो जाएगा x की घात। अब देखो 2 की घात लेनी है, अगर ये रूट 10 बार है तो 2 की घात 10 होता है 1024, तो यहाँ आ जाएगा 1024, ऊपर इससे 1 कम 1023। ये तरीका होता है भाई इन सवालों को सॉल्व करने का, तो इन्हें नोट कर लीजिए आप इससे और इसे भी। अब मैं आपको एक नॉर्मल सवाल सोल्व करके दिखा देता हूं, जैसे इसको और इसको सवाल को सोल्व करके देख लेते हैं बेसिक तरीके से। नोट कर लीजिए उसको, शायद नोट कर लिया होगा। अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो ये आपके पास में x और फिर रूट के अंदर x। अब आपको इसका उत्तर निकालना है। आप इसको क्या मान ले, एक बार के लिए y मान लीजिए, y माना, क्योंकि x तो पहले से दिया हुआ है तो y मान लीजिए। अब ये रूट हटाने के लिए आप वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये अनंत पदों तक नहीं है, इस कारण से इसमें से एक तो बाहर निकाल नहीं सकते इस बार, तो रूट हटाने के लिए हम वर्ग करते हैं। जैसे ही वर्ग किया इसका रूट हट गया और बचा x और रूट x बराबर, इधर भी वर्ग हुआ तो ये हुआ y का स्क्वायर। अब ये रूट और रह गया तो फिर से वर्ग करना होगा, तो पुनः वर्ग करने पर अब x का वर्ग होगा x स्क्वायर, और ये वाला रूट हट जाएगा और ये बचेगा x बराबर y स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, तो ये y की घात 4 हो जाएगा। ये तो आप जानते ही इतना कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे x की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है,
तो ये हो गया x की घात 2 गुणा x की घात 1। तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ये हो जाएगा x की घात 2 + 1 3 बराबर y की घात 4। अब इतना आ गया, आपको क्या ज्ञात करना है? y, क्योंकि आपने इसको y मानना है, जबकि आपके पास में क्या आया है? y की घात 4 और इसका मान कितना आया है? x की घात 3 आया है। अब आप जानते हैं जब इस घात का पक्षांतरण इधर करते हैं तो ये 1/4 के रूप में जाता है। तो y की घात 4 बराबर हो जाएगा x की क्यूब और इसकी घात 1/4। घात की घात तो घातें आपस में गुणा होती है, तो y की घात 4 y बराबर x की घात, ये 3 1 से गुणा होगा तो 3 और बट्टे में 4, ये हो गया x की घात 3/4। तो ये y का मान आया x की घात 3/4। अब 100 ट्रिक से देखना, यहाँ पे 1 और 2 रूट है, तो 2 रूट होने के कारण से 2 की घात 2 कितना होता है? 4। तो ये x तो आपको ऐसा कैसा लिखना है? बट्टे में लिखना है 4 और ऊपर 1 कम लिख देना है। ठीक, तो ये सवाल हो गया बेसिक तरीके से। अब इस सवाल को भी सोल्व करके देखते हैं। अब इसे आप सोल्व कीजिए, बेसिक तरीके से सोल्व करना, और आपके पास में मात्र 2 मिनट का समय है। आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करो और मैं अभी सोल्व करवा देता हूं। देखो, ये लिखा हुआ है x फिर √x फिर √x। आप इसको एक बार के लिए y मान लीजिए, y आपने मान लिया। ये रूट हटाने के लिए आपको वर्ग करना होगा, तो वर्ग करते ही ये रूट तो हट जाएगा, बचा x, फिर अंदर √x, फिर अंदर √x और बराबर y का स्क्वायर। पुनः वर्ग करते हैं, x का तो वर्ग हो जाएगा x² और ये रूट इस बार हट जाएगा, आएगा x और ये अंदर √x बराबर y² का स्क्वायर किया तो y की घात 4। अब पुनः वर्ग करना होगा क्योंकि अभी भी एक रूट लगा हुआ है, तो फिर से वर्ग किया तो x² का स्क्वायर x की घात 4, इस x का हो जाएगा स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा बराबर y² का, y की घात 4 का स्क्वायर, तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी, y की घात 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे रूट हट चुके हैं तो इसको सरल करते हैं, x की घात 4 गुणा x की स्क्वायर गुणा x की घात कुछ नहीं, इसका मतलब 1। आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, 4 + 2 हो जाएगा 6 + 1 हो जाएगा 7 बराबर y की घात 8। तो y की घात 8 का मान आ गया है x की घात 7। आपको y का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा x की घात 7 और इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा और ये y बराबर x की घात, घात की घात है तो घाती गुणा होगी, 7 गुणा 1 7/8 और ये आ गया y बराबर x की घात, y बराबर x की घात 7 और बट्टे 8। अब शॉर्टिक से देखा तो 1 2 और 3 बार रूट है, तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8। तो ये वाला x यहां लिखा और x की घात 8 तो रहेगा नीचे और उससे ऊपर हो जाएगा 1 कम, तो 7/8 ये उत्तर। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई भाई, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा शायद। अगला देखते हैं फिर। अगर मान लीजिए इस टाइप की कोई सीरीज आ जाए और उसमें प्लस या फिर माइनस का चिन्ह हो, तो फिर उसको कैसे सरल करते हैं ये भी देखते हैं। एक सवाल लिखिए, जैसे रूट के अंदर 72 प्लस रूट के अंदर फिर से 72, फिर रूट के अंदर 72, फिर प्लस रूट के अंदर 72 और ये अनंत पदों तक। ठीक है, इसका मान क्या होगा? इस टाइप के सवाल जिसमें प्लस या फिर माइनस का चिन्ह दिया गया हो, तो 99% चांस ये रहते हैं कि यहाँ वाली जो संख्या है वो लगातार दो संख्याओं का गुणनफल होती है। जैसे लगातार दो संख्याएं हो सकती है 1 गुणा 2, तो ये 1 गुणा 2 2 हो सकता है यहाँ पे, फिर 2 गुणा 3 यहाँ पे 6 हो सकता है, और यहाँ पे 3 गुणा 4 12 आ सकता है, 4 गुणा 5 20 आ सकता है, 5 गुणा 6 30 आ सकता है,
6 गुणा 7 42 आ सकता है, 7 गुणा 8 56 आ सकता है, 8 गुणा 9 यहाँ पे 72 आ सकता है, 9 गुणा 10 यहाँ पे 90 आ सकता है, 10 गुणा 11 110 आ सकता है, 11 गुणा 12 132 आ सकता है, 12 गुणा 13 156 आ सकता है। ठीक, इस प्रकार से संख्याएं आ सकती है। अब यहाँ पे जो 72 है वो किन दो संख्याओं का गुणा है, 8 का और 9 का। 8 9 बेहतर होता है। अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस का हो तो जो बड़े वाला टुकड़ा है वो आपका उत्तर होगा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 9। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर और उनके बीच में अगर प्लस का चिन्ह हो तो ऐसी कंडीशन में इसके दो ऐसे टुकड़े करते हैं जो लगातार दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो। तो यहाँ पे टुकड़ा हो गया 8 गुणा 9। अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़े वाला टुकड़ा है वो आपका आंसर होगा, और अगर चिन्ह माइनस का होता जैसे इसी सवाल में 72 और माइनस रूट 72 और माइनस रूट 72 ऐसे ही ये अनंत पदों तक होता, तो इस बार जो टुकड़ा होता 8 गुणा 9 तो माइनस का चिन्ह होने के कारण से छोटे वाला टुकड़ा है वो आपका उत्तर होता। तो बहुत ही आसान है, आप इनको नोट कर लीजिए। एक उदाहरण और देख लीजिए, इसमें ज्यादा ध्यान आपको नहीं रखना है। 156 जैसे लिखा और माइनस 156 लिखा, माइनस रूट 156 लिखा, माइनस रूट 156 लिखा और ये अनंत पदों तक है। तो ये किसका गुणा है, 12 का और 13 का। माइनस का चिन्ह होने के कारण से छोटे वाला टुकड़ा है वो उत्तर। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों होता है तो रीट वाले बैच में मैंने डिटेल से भी बताया है, वहां से आप जान सकते हैं। नहीं तो आप इतना याद रखिए कि इनके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जो लगातार दो संख्याओं के रूप में हो, और प्लस का चिन्ह होने पे बड़ा वाला टुकड़ा उत्तर और माइनस का चिन्ह होने पे छोटे वाला टुकड़ा उत्तर। तो आप इसे नोट करेंगे और फिर एक नोट लिखिए, नोट लिखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में रूट के अंदर दी गई संख्या, इस प्रकार के प्रश्नों में रूट के अंदर दी गई संख्या किन्हीं दो लगातार संख्याओं का गुणनफल होती है, किन्हीं दो लगातार संख्याओं का गुणनफल होती है। अतः हम वो दो लगातार संख्याएं लिख लेते हैं, अतः हम वो दो लगातार संख्याएं लिख लेते हैं। यदि प्लस का चिन्ह है, यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाला टुकड़ा उत्तर होता है, यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाला टुकड़ा उत्तर होता है, और माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह है तो छोटे वाला टुकड़ा उत्तर होता है। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि अगर ये दो लगातार संख्याओं का गुणनफल ना हो तो फिर सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसके चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर सवाल आ जाए तो फिर उसका भी एक तरीका होता है सोल्व करने का, बता देते हैं। जैसे लिखा हो, मान लीजिए 3 प्लस 3 फिर प्लस 3 और फिर प्लस 3 और ये भी अनंत पदों तक हो, तो इसको सरल करने का तरीका ये होता है, एक सूत्र होता है 4a प्लस 1 का रूट, अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है तो प्लस 1 और पूरे के बट्टे में 2, अगर चिन्ह माइनस का है तो यहाँ माइनस और पूरे के बट्टे में 2। तो यहाँ पे सूत्र हो गया रूट के अंदर 4a मतलब यहाँ वाली संख्या का चौगुना, ये सूत्र हो गया इसके लिए। रूट के अंदर a प्लस या माइनस, फिर रूट के अंदर a, फिर प्लस या माइनस, रूट के अंदर a, फिर प्लस या माइनस, रूट के अंदर a, और ये अनंत पदों तक हो। तो उसके लिए ये सूत्र बन गया कि इस एक के चौगुणे में एक जोड़ो और पूरे का रूट निकालो। अगर चिन्ह प्लस का है तो यहाँ प्लस 1 और बट्टे में 2 कर दो, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस 1 और बट्टे में 2 कर दो। अब ये सूत्र अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो हो जाएगा रूट के अंदर 3 का चौगुना 12, उसमें एक जोड़ना, 12 प्लस 1 हो गए 13, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 1 करना अलग से और बटे 2, ये 12 प्लस 1 हो गया 13, तो रूट 13 और प्लस 1 और बटे 2। इससे आगे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, इतना ही सोल्व हो पाएगा। एक सवाल और लिखेंगे, रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 और ये अनंत पदों तक।
इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 5 का चौगुना करेंगे 20 प्लस 1 जोड़ेंगे 21 और उसका रूट लगाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो पूरे में से -1 और बट्टे में 2, 20 प्लस 1 हो गया 21, तो रूट 21 -1 और पूरे के बट्टे में 2, ये आपका उत्तर होगा। अब यही तरीका क्या हम अभी जो पहले सवाल पढ़े थे उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र तो सबके लिए लागू हो सकता है। एक सवाल लिखते हैं, अगर लिखा हो 6 प्लस √6 प्लस √6 और ये अनंत पदों तक हो, तो डायरेक्ट तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि ये 2 गुणा 3 का गुणनफल है और दो लगातार संख्या है 2 गुणा 3 इसका गुणनफल है और प्लस का चिन्ह है तो 3 उत्तर हो जाएगा। ये तो हो गया सीधा तरीका कि 3 उत्तर आ गया। भाई 6 जो है वो 2 और 3 का गुणनफल है, इस कारण से यहाँ पे बड़े वाला जो टुकड़ा है वो उत्तर आ गया। लेकिन सूत्र से मान रख के चेक करते हैं, तो 4 गुणा किसका, 1 का, तो 6 का चौगुणा 24, उसमें 1 जोड़ना है 25 का रूट प्लस 1, क्योंकि चिन्ह प्लस का है तो प्लस 1 और बट्टे 2, 24 प्लस 1 हो गया 25, 25 का रूट होता है 5 प्लस 1 करना है और बट्टे 2, 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 बट्टे 2 होता है 3। तो देखिए 3 उत्तर आ चुका है।